दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का आपके सामने ये आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सेट पेपर आदर्श प्रश्न पत्र उत्तर सहित आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये जो आदर्श प्रश्न पत्र है, जो ये सेट पेपर है, मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस सेट पेपर के माध्यम से आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएं, आप उन प्रश्नों को अच्छे से नोट करेंगे और इसी प्रकार के सेट पेपर आपको डेली उपलब्ध करवाऊंगा, जो कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक विषय के 2 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि जैसे हिंदी विशिष्ट का ये पहला सेट पेपर है, इसके बाद में नेक्स्ट जो सेट पेपर है वो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। मतलब एक विषय के 2-2 सेट पेपर। तो आपके जितने भी विषय हैं, जैसे आपके 6 विषय हैं, तो 6 विषय के 2-2 सेट पेपर आपको मिलेंगे। कितने कितने सेट पेपर मिलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि 2-2 सेट पेपर आपको हर विषय के मिलने वाले हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। एमपी बोर्ड के 10वीं वाले विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी विशिष्ट का ये सेट पेपर है। पहला सेट पेपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और अपने उन सभी प्यारे मित्रों के साथ शेयर कर दें आप जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। वार्षिक परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्नों को हल करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। सबसे पहले आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और निर्देश आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। 1 से लेकर 5 तक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद में प्रश्न 6 से लेकर 11 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान रस है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान रस कौन सा है? आपके ऑप्शन है अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस। ये 6 आपको क्वेश्चन इस प्रकार के बताए जाएंगे और 6 जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद में रिक्त स्थान, और वो जो रिक्त स्थान आपको बताऊंगा उनके भी आंसर बताऊंगा, और इसके बाद में सही जोड़ी के भी आंसर बताऊंगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनके भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। और इसके अलावा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस सेट पेपर के माध्यम से आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो जो पहला प्रश्न है, रीतिकाल की रचनाओं का जो प्रधान रस है वो कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उनका प्रधान रस है श्रृंगार रस। तो पहले का तो आ जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, क्योंकि जो श्रृंगार रस है ये रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान रस है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? आप याद रखना कि जो श्रृंगार रस है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। इसके बाद में सूरदास भक्त हैं, कृष्ण के, राम के, ब्रह्मा के या शिव के। तो जो सूरदास जी हैं ये श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो दोस्तों, इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर क्या आएगा? का वाला। इसके बाद में अगला देखो, अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। इसके बाद में कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? तो जो कवि हैं उन्होंने बादलों को कहाँ पर घिरते हुए देखा है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा अमल धवल गिरी पर कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। अब आपको इसमें बताना है कि जो गीतिका छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण में होती है 26 मात्राएं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इसमें करेक्ट होगा। आप इस सेट पेपर को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आपको याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करें दोस्तों। और हर विषय के 2-2 सेट पेपर में आपको बताऊंगा।
कम से कम अगर आपने पूरे सेट पेपर जितने भी हमने आपको बताएं, अगर वो सेट पेपर आपने लगा लिए तो आपकी 85% को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक और लास्ट क्वेश्चन जो इसका बच रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, हिमालय से क्या आ रही है। ठीक है, तो हिमालय से क्या आ रही है, तो हिमालय से पुकार आ रही है। क्या आ रही है, पुकार। तो पहला आएगा इसमें पुकार। इसके बाद में रिक्त स्थान देखिए। अब हमने कितने क्वेश्चन देखे, इसमें 6 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन, रीतिकाल की रचनाओं का रस, श्रृंगार रस। सूरदास भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। उसके बाद में अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। कवि ने बादलों को कहाँ पर घिरते हुए देखा, तो अमल धवलगिरी पर घिरते हुए देखा है। गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। हिमालय से क्या आ रही है, तो हिमालय से पुकार आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करते हुए कीजिए। अब जो रिक्त स्थान है ये भी आपके 6 नंबर के आएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, इन्होंने आपकी जो आंसर शीट है वो आपको बता दी है। अब आंसर शीट बताई है कि किस प्रकार से आपके आंसर देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको आंसर किस प्रकार से देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। पहला है रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध परंपरा के जो कवि हैं वो कौन हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। तो पहले खालिस्तान में आएगा बिहारी। इसके बाद में दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण कौन सा है, तो वो है आपसी फूट। आपसी फूट भारतेंदु हरिश्चंद्र के कारण भारत की दुर्दशा का कारण है। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ, तो जो लोक संस्कृति का जन्म हुआ वो हुआ ग्रामों में। क्या आएगा, खालिस्तान में आएगा ग्रामों। ठीक है, लोक संस्कृति का जन्म ग्रामों में हुआ। चरण सरोज पखरन लागा अलंकार का उदाहरण है। कौन से अलंकार का उदाहरण है, तो चरण सरोज पकरन लागा ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूपक। इसके बाद में अगला है बटोही को चलने से पहले की पहचान कर लेनी चाहिए। तो उसमें पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, पथ। बटोही को चलने से पहले पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। अगला है आपका परीक्षा कहानी के लेखक। परीक्षा कहानी के लेखक कौन हैं, तो आपको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद परीक्षा कहानी के लेखक हैं। तो आखिरी वाले में क्या आएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब एक बार और मैं आपको ये सारे रिक्त स्थान अच्छे से बता देता हूँ। पहले रिक्त स्थान में आएगा रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं, तो उसमें आपको याद रखना है बिहारी। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है, तो आपसी फूट। इसके बाद में लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ, तो लोक संस्कृति का जन्म हुआ ग्रामों में। ठीक है, अगला है चरण सरोज पखरन लागा, इसमें अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है। बटोही को चलने से पहले क्या कर लेनी चाहिए, तो पथ की पहचान कर लेनी चाहिए, यहाँ पर पथ आएगा। इसके बाद में परीक्षा कहानी के लेखक कौन है, तो उसमें है प्रेमचंद। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत्य दिया गया है। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहला जो सत्य असत्य है वो आपका इस प्रकार है। क्या है, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। बिल्कुल सही, शल्य चिकित्सा के जो जनक है वो महर्षि सुश्रुत है। ये भी दोस्तों 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ध्यान रखें आप सभी। सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके 6 नंबर के हैं इसमें, जो 1 से लेकर के तो 5 तक हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, याद रखें आप। दूसरा है उपन्यास का छोटा रूप कहानी होता है, तो ये गलत है। दूसरा गलत है, उपन्यास का जो छोटा रूप है वो कहानी नहीं होता है। ठीक है, अगला है कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है। कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है, तो बिल्कुल नहीं किया है, तो गलत आएगा इसमें। निंदा रस व्यंग निबंध है। ठीक है, निंदा रस व्यंग निबंध है, तो इसमें आएगा सही। क्या आएगा, सही। निंदा रस क्या है, तो ये व्यंग निबंध है, तो इसका सही होगा। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है, ये बिल्कुल सही है। मन की एकाग्रता की जो समस्या है वो सनातन है। इसके बाद में दीपक अंधकार को मिटाता है। दीपक अंधकार को मिटाता है, तो ये इसका भी आपको करना है सही, ये भी सही होगा। अगला है निम्नलिखित का मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब सही जोड़ी सबसे पहले श्री कृष्ण, तो इसमें आएगा दोस्तों श्री कृष्ण को कहा जाता है 16 कलाओं का अवतार। क्या कहा जाता है, 16 कलाओं का अवतार
कहा जाता है, तो इसमें घा वाला आएगा। भगिनी निवेदिता, तो भगिनी निवेदिता उनको मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है, इसके आगे आएगा। इसके बाद में विद्यालय, ठीक है, जो थर्ड वाला दे रखा है विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आप याद रखना कि विद्यालय में स्वर संधि है, विद्या धन आलय, इसमें कौन सी संधि है, तो स्वर संधि। इसके बाद में पथ की पहचान, ठीक है, पथ की पहचान, इसमें आएगा हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है पथ की पहचान। अगला है दोस्तों बेटियां पावन दुआएं हैं, अगला क्या है, बेटियां पावन दुआएं हैं, तो इसके आगे आएगा अजहर हाशमी, क्या आएगा, अजहर हाशमी, क्योंकि अजहर हाशमी ने ही ये लिखा है कि बेटियां पावन दुआएं हैं। दीपक की आत्मकथा क्या है, तो ये है संकलित, क्या है, संकलित। दीपक की आत्मकथा क्या है, संकलित। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सही जोड़ी का उत्तर सहित आपको बताया गया है, इसके उत्तर ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण, इसके आगे आएगा दोस्तों 16 कलाओं का अवतार, भगिनी निवेदिता, इसके आगे आएगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, विद्यालय, विद्यालय में स्वर संधि है, पथ की पहचान, पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन, बेटियां पावन दुआएं हैं अजहर हाशमी, दीपक की आत्मकथा, तो इसमें आप याद रखना संकलित, ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मैं और मेरा देश के लेखक का नाम क्या है, तो आप इसमें बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मैं और मेरा देश लेखक के नाम बताना है कि किसने लिखा है ये, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। दूसरा, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो याद रखना एकांकी में 1 अंक होता है, ठीक है, एकांकी में 1 अंक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि का मान किसने रखा, तो मातृभूमि का मान किसने रखा, इसमें आएगा वीर सिंह ने, किसने, वीर सिंह ने मातृभूमि का मान रखा। अगला प्रश्न है किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है, तो उसमें आएगा लालच को, किसको, लालच को गंवाकर मनुष्य कैसा बनता है, धनी बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन, मतलब प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। पांचों क्वेश्चन देखे दोस्तों, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, तो उसमें याद रखना धनपत राय, इसका उत्तर हो जाएगा धनपत राय, प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। अगला क्वेश्चन है कौन स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है, तो दीपक, दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी, कक्षा 10वीं वाले मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि उसके उत्तर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखें आप, ये उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पहले में आएगा, मैं और मेरा देश के लेखक का नाम। दूसरा, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है। मातृभूमि का मान किसने रखा, तो वीर सिंह ने। उसके बाद में किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है, तो लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय था। कौन स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है, तो दीपक स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं जो आपके इस सेट पेपर में हम बताएंगे। पहला है अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है, तो अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने भगवान से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दी है, ठीक है, भारतेंदु ने कोरे ज्ञान की परित्याग करने की सलाह दी है। इसके बाद में दूसरा मतलब थर्ड क्वेश्चन देखें, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं कौन सी थी। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। अब हम बात करते हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा निम्नलिखित की संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, ठीक है, निम्नलिखित की संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। हिमालय, पराधीन, रजनीश, जगदीश और जगन्नाथ, इनकी संधि आपको लिखना है और संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। 7वां क्वेश्चन देखें आप सभी, जो 7वां क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, 2 रेखा चित्रकारों के नाम उनकी कृति सहित लिखिए। अब जो 7वां प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और तीनों प्रश्न 3-3 नंबर के रहेंगे, इस प्रकार से ये 9 नंबर के आपके हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है। अगला प्रश्न है,
गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना। ठीक है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें आप सभी, कुछ लोग बड़े निर्दोष और मिथ्यावादी होते हैं, कथन की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। चौथा क्वेश्चन, इसके बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। गौरव पुस्तक पढ़ता है, इसमें आज्ञावाचक आपको बनाना है। अगला है सीता गाना गाती है, विस्मयदिबोधक बनाना है, मतलब आश्चर्य प्रकट करके इसको बनाना है। ओह सीता गाना गाती है, इस प्रकार से। दीपक बाजार जा रहा है, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक बनाना है, प्रश्न का बोध करवाना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो उसमें आप ध्यान रखना क्या दीपक बाजार जा रहा है, इस प्रकार से बनेगा ये। गौरव पुस्तक पढ़ता है, आज्ञावाचक बनाना है, तो गौरव पुस्तक पढ़ो, गौरव पुस्तक पढ़ो, ये कैसा हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं और आप ध्यान रखें अच्छे से कि जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कुछ मैं जूम करके आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मोम के बंधन सजीले से कवयित्री का क्या आशय है। तीन प्रश्नों को उत्तर देने हैं इसमें भी। दूसरा प्रश्न है आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे। तीसरा प्रश्न है संयम को समझाइए। चौथा प्रश्न है दीपक की आत्मकथा नामक पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय पर्व अथवा बेटी बचाओ में से किसी एक विषय पर निबंध की विस्तृत रूपरेखा लिखिए। तो निबंध की रूपरेखा भी आती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय पर्व अथवा बेटी बचाओ में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन देखें अब कि 9वें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, प्रगतिवादी काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपके कितने नंबर के रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, तो 4 या 12 नंबर के इसमें रहेंगे 9वां क्वेश्चन में। अगला है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये जो पद्यांश दे रखा है इसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हटिके पुनि लेत सोई जही लागी अरे, अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। दोस्तों आपको इसकी क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप सभी, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब इसकी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। एक तो गद्यांश और पद्यांश दोनों आता है, ये याद रखना। आप पढ़ के मैं बता देता हूँ। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है, वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मा धर्म और छात्र धर्म इन 2 मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र की पूर्ण मानवीय विकास के मापदंड की तरह स्थित है। इसकी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन सी विधि बताई है, ये आपको इसमें लिखना है। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो नष्ट होने वाला हो। तो जो नष्ट होने वाला हो वो होता है नश्वर। जो नष्ट होने वाला हो उसको हम कहते हैं दोस्तों नश्वर। ठीक है, मांस खाने वाला तो वो होता है मांसाहारी। क्या होता है, मांस खाने वाला मांसाहारी। जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है वो कहलाता है आस्तिक। क्या कहलाता है, आस्तिक। जिसके समान दूसरा नहीं, ये आप ध्यान रखना, जिसके समान दूसरा नहीं। ये भी आप अच्छे से याद रखें। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। इन चारों के आपको क्या करना है कि एक शब्द में लिखना है इनको। वाक्यांश दे दिया, इनका एक शब्द लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखें, नाटक और एकांकी में कोई 4 अंतर लिखिए। अब 10वें क्वेश्चन में किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है और ये जो 3 प्रश्न है ये भी कितने नंबर के रहेंगे, तो 4 नंबर के ये रहेंगे। नाटक और एकांकी में कोई 4 अंतर लिखिए। कबीरदास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्यगत विशेषताएं, मतलब कि अब इसमें कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय लिखना है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको बिंदु दिए हैं 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, कबीरदास और सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा पंडित रामनारायण उपाध्याय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो कवि परिचय लेखक परिचय याद करें।
आप इन चारों, एक तो कबीरदास जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, एक रामवृक्ष बेनीपुरी और पंडित रामनारायण उपाध्याय, चारों आप इनके क्या करेंगे, जो लेखक का परिचय और कवि परिचय है वो याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने क्या क्या प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब देखो दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार की मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर किसी भी काव्य का या किसी भी व्यक्ति का किसी भी काव्य में अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, तब राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पर काव्य में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी का भी अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 11वां प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न 4 नंबर का है और इसमें भी क्या करना है, आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें 4 गुणा 4। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो 11वां प्रश्न है इसमें जितने भी 4 प्रश्न हैं उनके आपको क्या करना है, चारों के उत्तर देना है। 4 नंबर के रहेंगे ये, तो इस प्रकार से 4 चुक 16 नंबर के इसमें हो जाएंगे। अब देखो 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न क्या है ये देखो, आप इसे याद करना। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिले, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अब इसके बाद वाला देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये देखो, यम नियम आसन प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, पर यह सब मन की पूर्ण और स्थायी एकाग्रता कराने में समर्थ नहीं है। इसका पूर्ण उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। स्थिर प्रज्ञता इंद्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। इसका क्या करना है, आपको संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या लिखनी है। इसके बाद में कवि अजहर हाशमी ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके पाठ का प्रश्न है और आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। इसके बाद में आपके अगला वाला जो प्रश्न है वो ये है, मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से। ये प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और आपको इसी का आंसर देना है और इसमें से ढूंढ कर देना है। ठीक है, देखो इधर कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में ये भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र है, हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं। इससे हम अपने प्राण तो संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, इन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। ठीक है, इसमें अब आपको क्वेश्चन कितने दिए हैं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए, और दूसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसमें से जो शीर्षक और सारांश दोनों आपको इसमें बताना है। ठीक है, शीर्षक आप इसमें लिख देना कि अनुशासन एवं स्वतंत्रता, ये शीर्षक आप इसमें लिख सकते हैं, अनुशासन एवं स्वतंत्रता। और गद्यांश का जो सारांश है, ये सार आप इसमें से जो कुछ लाइन आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना, ये इसका सारांश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बच रहा है, वो क्या बच रहा है क्वेश्चन। देखो, पिताजी को पत्र लिखकर अपनी शैक्षिक प्रगति एवं लक्ष्य से अवगत कराइए। एक तो पत्र लिखना है आपकी शैक्षिक प्रगति और लक्ष्य क्या है आपका। अथवा में दिया है अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन कीजिए। एक शुल्क मुक्ति के लिए आपको एप्लीकेशन याद करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद आपको कल दूसरा हिंदी का सेट पेपर बताया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। अब निबंध, एक तो दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, दहेज प्रथा का निबंध याद करना है, पुस्तकालय, वन संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि, ये 4 निबंध दिए हैं। मतलब कि इन चारों निबंध में से आपको एक निबंध लिखना है। दहेज प्रथा का लिख सकते हैं आप, पुस्तकालय का लिख सकते हैं, वन संरक्षण का लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉडल सेट पेपर कक्षा 10वीं वाले के लिए। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैं डेली आपको इसी प्रकार के आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप दोस्तों
एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करके और घंटी बजा देना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमने आपके लिए सेट पेपर डाल दिया है हमारे इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो दोस्तों आप शेयर ज़रूर करना, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएँ उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप लिख कर याद करेंगे। और याद जरूर करना है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, 85% बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता 10th क्लास में। मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, एमपी बोर्ड वाले, उन सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।